एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 20 ऑफ बीएनएसएस, जो कि हमें वारंट केसेस के ट्रायल के बारे में बताता है, उसका प्रोसीजर किस तरीके से होगा मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। हम लोगों ने पुलिस रिपोर्ट वाला पार्ट पूरा कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे अदरवाइज दानो पुलिस रिपोर्ट की, यानी कि अगर कोई कंप्लेंट केस है, कोई कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूट किया गया है तो किस तरीके से उसका ट्रायल होगा। सेक्शन नंबर 267 बात करता है एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन के बारे में। कह रहा है व्हेन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर बाय द मजिस्ट्रेट, वो खुद आता है, समन किया गया था खुद आता है, या फिर वारंट के द्वारा उसको पुलिस वाले लेकर के आते हैं। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन, तो वो प्रोसिक्यूशन को सुनेंगे और उनका जो भी कुछ एविडेंस वगैरह है वो लिया जाएगा। Subsection 2 says the magistrate may on the application of the prosecution summon issue करेंगे to any of its witnesses directing him to attend or to produce any document of thing। अब भाई प्रोसिक्यूशन को सुना जा रहा है तो वो एक लिस्ट भी देंगे विटनेस की कि भाई हमें इन्हें समन करवाना है, तो फिर मजिस्ट्रेट उनको भी समन करेंगे, चाहे वो खुद उनको आना हो विटनेसेस को या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाना हो, कुछ भी। 268 says when accused shall be discharged, कब accused को डिस्चार्ज किया जाएगा। Subsection 1 से if upon taking all evidence referred to in section 267, सारा कुछ एविडेंस देने के बाद the magistrate considers for the reasons to be recorded that no case against the accused, कोई केस है ही नहीं accused के against has been made out, would warrant his conviction, ठीक है, which if unrebutted would warrant his conviction, the accused shall the magistrate shall discharge him, तो magistrate उनको discharge कर देंगे। Subsection 2 says nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if reasons to be recorded by such magistrate he considers the charge to be groundless। कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इसी स्टेज पर मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर पाएंगे अक्यूज्ड को, वो इससे पहले किसी भी स्टेज पर डिस्चार्ज कर सकते हैं। कौन सी स्टेज पर हमने कहा, हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, हम इस स्टेज की बात कर रहे हैं। एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेने से पहले भी अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि कोई केस ही नहीं बन रहा, ग्राउंडलेस चीज है ये, तो वो उसको पहले भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस का वेट करेंगे। 269 says प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, अब अगर डिस्चार्ज नहीं किया गया तो क्या होगा। Subsection 1 says if when such evidence has been taken or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense, वही सेम चीज है जो भी मुंह पर पढ़ के आए हैं, वही कह रहा है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है, ग्राउंड है ये प्रिज्यूम करने का कि कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, which such मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और जो मजिस्ट्रेट वो कॉम्पिटेंट भी है ट्राई करने के लिए, एडिक्वेटली उसको पनिश भी कर पाएंगे, तो वो राइटिंग में चार्ज फ्रेम करेंगे। द चार्ज शैल बी रेड एंड देन एक्सप्लेन टू, देखो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, सेम है भाई, ठीक है। और उसको जो है चार्ज पढ़ के सुनाया जाएगा और उससे कहा जाएगा आप गिल्टी प्लीड कर रहे हो या फिर आपको कोई डिफेंस वगैरह करना है। और अगर अक्यूज गिल्टी प्लीड करता है तो मजिस्ट्रेट उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे, ये जो उसने प्लीड किया है कि हाँ मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती करी है, उस प्ली को रिकॉर्ड करेंगे और चाहे तो वो उसको कन्विक्ट कर सकते हैं, ना चाहे तो कन्विक्ट ना करें। Subsection 4 says if the accused refuses to plead, मना कर देता प्लीड करने से, या प्लीड नहीं करता, या चाहता है कि उसके ऊपर ट्रायल चले, और if accused is not convicted, या फिर उसको जो है कन्विक्ट नहीं किया गया Subsection 3 के अंदर, यहाँ पर he shall be required to state at the commencement of the next hearing of the case, तो उसको क्या बताना होगा, जब दूसरी हियरिंग होगी केस की तो उसको बताना होगा। और if the magistrate for reasons to be recorded in writing so thinks forthwith immediately whether he wishes to cross examine any, अगर वो चाह रहे हैं तो वो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, एंड इफ सो which of the witnesses for the prosecution whose evidence has been taken, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब देखो फिर से एक बार हम लोग पढ़ते हैं, इफ द मजिस्ट्रेट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, अगर वो चाहते हैं तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह करा सकते हैं। कौन से, क्रॉस एग्जामिन एनी विटनेसेस, क्रॉस एग्जामिन एनी ऑफ द विटनेस। ये यहाँ से देखिए, मेरी बात को समझिएगा, पेयर एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है, ठीक है, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती थोड़ी सी, तो यहाँ से जो ये कॉमा लगा है तो देखो कि ये कॉमा अब यहाँ से लाइन कुछ ऐसे बन नहीं रही है, लाइन यहाँ से बन रही है, कह रहा है कि whether he wishes to cross examine any of the witnesses of the prosecution whose evidence has been taken। यार मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है तो वो विटनेसेस जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उनको जो है क्रॉस एग्जामिन वहां पर कर सकते हैं, ठीक है, जिनका हम एविडेंस ले चुके हैं। Subsection 5 says if he says he does so wish,
अगर वो कहता है कि हाँ ठीक है, द विटनेसेस नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड, जो भी विटनेसेस का नाम लिया गया है उनको बुलाया जाएगा फिर से, एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, अगर होता है री एग्जामिनेशन मान लीजिए अगर हुआ तो दे शैल बी डिस्चार्ज, तो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। Subsection 6 says the evidence of any remaining witnesses for the prosecution shall next be taken and after cross examination and re-examination उनको भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है डिस्चार्ज करने की, विटनेसेस की बात हो रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई रिमेनिंग विटनेस बच गए जिनका क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो उनको भी कभी जो है एग्जामिनेशन वगैरह करा के उनको डिस्चार्ज कर देंगे। Subsection 7 says where despite giving opportunity to the prosecution and after taking all reasonable measures under this संहिता, सब कुछ करने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सारा मौका देने के बाद, सारे कुछ मेजर्स लेने के बाद, इफ द अटेंडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस अंडर सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6 कैन नॉट बी सिक्योर्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन हो ही नहीं पा रहा, ये लोग आ ही नहीं रहे, तो इट शैल बी डीम्ड दैट सच विटनेस हैज नॉट बीन एग्जामिन्ड फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल। तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि उन विटनेस को एग्जामिन नहीं कर पाए हम, क्यों नहीं एग्जामिन कर पाए, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे, एंड द मजिस्ट्रेट में क्लोज द प्रोसिक्यूशन एविडेंस फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मजिस्ट्रेट जो है क्लोज कर देंगे प्रोसिक्यूशन का एविडेंस और इसका जो है वो रीजन रिकॉर्ड करेंगे एंड प्रोसीड विद द केस ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन तो हो ही नहीं पा रहा विटनेसेस का, तो अब क्या करें, मजिस्ट्रेट के पास यही एक केस थोड़ा ना बैठे थोड़ा ना रहेंगे, वो कहेंगे भाई हम क्लोज कर रहे हैं, जितना एविडेंस आ गया उतना काफी है, हमने एविडेंस क्लोज कर दिया है, अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे पास चीजें हैं, जो हमारे पास मटेरियल्स इंपॉर्टेंट चीजें, मटेरियल्स का मतलब होता है जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे पास, अब हम उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 270 से एविडेंस फॉर डिफेंस तो कह रहा है कि अब डिफेंस का एविडेंस लिया जाएगा तो अक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस, अपना एविडेंस वगैरह वो प्रोड्यूस करेंगे, द प्रोविजंस ऑफ 266 शैल अप्लाई टू द केस, और 266 की जो प्रक्रिया है वो इसमें अप्लाई हो जाएंगी। अब हम आते हैं कंक्लूजन ऑफ ट्रायल में। अभी तक से जो हमने जो भी सेक्शंस पढ़े उससे सवाल देखने को मिले चाहे ना मिले, प्री में जल्दी नहीं आता, मेन से पूछते हैं, प्री में नहीं आता, लेकिन इससे जरूर सवाल बनेगा। ये जो 3 सेक्शंस हैं, ये 271 आपका, 272, 273, ये जो 3 सेक्शंस हैं इससे जरूर सवाल बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दे करके आखिरी के 3 सेक्शन से इसे पढ़ते हैं। एक्विटल और कन्विक्शन, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, अब ट्रायल खत्म होने के कगार पे आ रहा है। ठीक है, 271 says if in any case under this chapter in which a charge has been framed the magistrate finds the accused not guilty, अगर मजिस्ट्रेट को ये पता लगा कि वो गिल्टी नहीं है तो वो एक्विटल का ऑर्डर कर देंगे चार्ज फ्रेम होने के बाद। ठीक है, subsection 2 says where in any case under this chapter the magistrate finds the accused guilty but does not proceed in accordance with the provisions of section 364 or 401, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to the law। मान लीजिए अगर उन्होंने इसके इन दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग अगर प्रोसीड नहीं किया है तो अक्यूज को सुनने के बाद सेंटेंस जो है उसको पास कर देंगे लॉ के अकॉर्डिंग, जो भी फिट लग रहा है। Where in any case under this chapter a previous conviction is charged in the provisions of subsection 7 of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, accused ये बात मान ही नहीं रहा कि उसको previously convict किया गया था, the magistrate may after he has convicted the said accused take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। बात को समझने का, एक ये प्रीवियस कन्विक्शन है और ये जो कन्विक्शन नया वाला है ये आप सब्सिक्वेंट कन्विक्शन डाल लीजिए, इसके लिए उसको हम कन्विक्ट कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वही लिखा है आफ्टर ही हैज कन्विक्टेड, इसके लिए हम उसको कन्विक्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसके कन्विक्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट को मतलब ऐसा पता चल रहा है कि प्रीवियसली जो है इसको कन्विक्ट तो किया गया था लेकिन इसने ये एडमिट नहीं कर रहा है ये बात, तो फिर अब इसके ऊपर इसके जांच बैठेगी, पहले तो जांच बैठेगी क्या मतलब एविडेंस वगैरह लिए जाएंगे, जो भी प्रीवियस कन्विक्शन कह रहा है कि प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है इनका तो इसका एविडेंस लिया जाएगा और फाइंड रिकॉर्ड करेंगे वो, प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द मजिस्ट्रेट नॉर शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड। अब ये कौन से चार्ज की बात कर रहा है, ध्यान देना, ये इस वाले प्रीवियस कन्विक्शन वाले चार्ज की बात कर रहा है। प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज अक्यूज को पढ़ के सुनाया नहीं जाएगा, ना ही अक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या तुम प्लीड कर रहे हो गिल्टी या नहीं प्लीड कर रहे हो, कोई तुमसे मतलब नहीं हमें। नॉट शैल द प्रीवियस कन्विक्शन बी रेफर्ड टू बाय द प्रोसिक्यूशन और इन एनी एविडेंस अड्यूस्ड बाय इट अनलेस एंड अनटिल द अक्यूज्ड हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सबसेक्शन 2। ये सब बातें, ये सब जो रीड किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये सब तब तक नहीं होगा जब तक कि उसको सबसेक्शन 2 में हमने कन्विक्ट नहीं किया था। अगर हमने सबसेक्शन 2 में उसको कन्विक्ट कर दिया था
तो प्रीवियस कन्विक्शन का जो भी चार्ज था आप उसको पढ़ के सुना दो, समझा दो, लेकिन तब तक का नहीं करने का, ये यहाँ पर उन्होंने बताया। अब देखो 272 एब्सेंस ऑफ कंप्लेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो when the proceedings have been instituted upon complaint, कंप्लेंट में जो है प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई है, एंड ऑन एनी डे फिक्स्ड फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, कोई भी डेट जो फिक्स करी गई है हियरिंग के लिए, द कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, कंप्लेनेंट एब्सेंट है, and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the magistrate may after giving 30 days time, फिर से एक बार पढ़ेंगे। देखो कंप्लेंट पर केस आया था, ठीक है, कंप्लेंट पर मतलब प्रोसीडिंग चल रही थी, और किसी भी दिन जो कि फिक्स किया गया था हियरिंग के लिए, कंप्लेनेंट एब्सेंट है, कंप्लेनेंट नहीं, मतलब जिसने कंप्लेन किया वही नहीं आया, एंड द ऑफेंस मे बी लॉफुली कंपाउंडेड, इसको जो है लॉफुली मतलब कंपाउंड हम कर सकते हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है, तो कोई बहुत ग्रेव ऑफेंस नहीं है, और इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा लिख देते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कंफ्यूज कर देते हैं, बच्चों को भी कंफ्यूज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और वो जो है नॉन कॉग्निजेबल, और इज अ नॉन, यहाँ पर नॉट हटा करके अगर उन्होंने सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस लिखा होता तो भी बढ़िया समझ में आता, पर ठीक है कोई बात नहीं। क्या है, देखो दो बातें हैं, कंपाउंडेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट में आफ्टर गिविंग 30 days और टाइम टू द कंप्लेनेंट टू बी प्रेजेंट, 30 दिन का समय दिया जाएगा कंप्लेनेंट को कि आप प्रेजेंट होइए इन हिज डिस्क्रिप्शन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग हियर एंड बिफोर कंटेंट, कह रहा है इससे पहले कुछ भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट एनी टाइम बिफोर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड डिस्चार्ज द अक्यूज्ड। अब आपको समझ में आया कि जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो डिस्चार्ज किया जाता है चार्ज फ्रेमिंग से पहले किया जाता है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि चार्ज फ्रेम करने से पहले अक्यूज को डिस्चार्ज हम कर देंगे, अगर भाई जिसने कंप्लेन किया वो ही नहीं आया, उसी को केस से मतलब नहीं है, तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें, बेसिकली ये कहने का मतलब है। अब 273 में क्या बता रहा है, कॉम्पनसेशन फॉर एक्विजिशन विदाउट रीजनेबल कॉज, कह रहा अक्यूज हिसाब पर तो जो है बिना किसी मतलब के, बिना कोई एक्सक्यूज के, बिना किसी कॉज के उसके ऊपर एक्विजिशन लगाया गया था, एलिगेशन लगाया गया था उसकी, उसने फलाना ढिमकाना ऑफेंस किया है, तो अब इसके लिए जिसने एलिगेशन, गलत एलिगेशन या आप जिसे कह ले फॉल्स एलिगेशन लगाया है, उसको देना पड़ेगा पैसा, जिसे हम कॉम्पनसेशन कहते हैं। अब देखिए Subsection 1 says, if in any case instituted upon complaint or upon information given to a police officer or to a magistrate, one or more persons is or are accused before a magistrate of any offence triable by a magistrate, ठीक है, केस कंप्लेंट पर हो रहा है या फिर पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर मजिस्ट्रेट को जो है डायरेक्टली बताया गया है, एंड द मजिस्ट्रेट बाय हुम द केस इज हर्ड, जिनसे जो केस सुन रहे थे डिस्चार्ज कर देते हैं या अक्विट कर देते हैं सारे अक्यूज को या किसी एक अक्यूज को, एंड इज ऑफ ओपिनियन दैट देयर वाज नो रीजनेबल ग्राउंड, कोई ग्राउंड ही नहीं था उसके ऊपर एक्विजिशन करने का, या तो सबके ऊपर का कोई, मान लीजिए 5 अक्यूज थे तो पांचों जो है के ऊपर कोई ग्राउंडलेस चीजें लगी हुई थी, और 5 में से मान लीजिए किसी 2 के ऊपर या किसी एक के ऊपर ग्राउंडलेस चीजें लगी हुई थी, द मैजिस्ट्रेट मे बाय हिज ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज और एक्विटल इफ द पर्सन हुज कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन द एक्विजिशन वाज मेड इज प्रेजेंट, अगर वो बंदा प्रेजेंट है जिसने कंप्लेंट किया या जिसने इंफॉर्मेशन दी, अगर वो बंदा प्रेजेंट है, कॉल अपॉन हिम फोर्थविथ, उसको तुरंत से इमीडिएटली बुलाया जाएगा कि भाई कारण बताओ, शो कॉज करो कि व्हाई ही शुड नॉट पे कॉम्पनसेशन, कि तुमको कॉम्पनसेशन क्यों नहीं देना चाहिए क्योंकि तुमने अक्यूज्ड का के ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया, बताओ मुझे कि तुम कॉम्पनसेशन तुम्हें क्यों नहीं देना चाहिए, टू सच अक्यूज्ड और टू ईच ऑफ एनी अक्यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन वन, इसमें जो है एक अक्यूज की नहीं कई सारे अक्यूज भी अगर है तो उनकी भी बात करी गई है। इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, मान लीजिए कि जिसने कंप्लेन करी थी, ये तो तब की बात है कि जब वो प्रेजेंट है, तब जो है उसे शो कॉज वगैरह करा लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा कि बताइए कि आपसे क्यों ना कॉम्पनसेशन लिया जाए, लेकिन मान लीजिए अगर वो नहीं प्रेजेंट है, इफ सच पर्सन इज नॉट प्रेजेंट, डायरेक्ट द इशू ऑफ समन्स हिम टू अपीयर, तो उसको बोला जाएगा कि मतलब उसको समन्स इशू किए जाएंगे और फिर उससे शो कॉज कराया जाएगा, जैसे कि ऊपर यहाँ पर बताया गया। Subsection 2 देखो क्या कह रहा है, the magistrate shall record and consider any cause which such complainant or informant may show, and if he is satisfied, magistrate record करेंगे कोई भी जो है cause उन्हें जो consider करनी है, जो कि complainant या informant दिखा सकते हैं बेसिकली, और अगर वो satisfied है कि कोई reasonable ground नहीं था acquisition वगैरह करने का, and may for the reasons to be recorded, वो अपना reasons वगैरह record करेंगे, एक order करेंगे compensation का to such amount not exceeding the fine of which he is empowered to impose, जो मैजिस्ट्रेट देने के लिए, जैसे मान लीजिए वो अगर 5,000 रुपए तक का ही फाइन लगा सकते हैं तो इतना ही वो लगाएंगे, ठीक है,
मतलब इतना ही, इससे ज्यादा वो इम्पोज नहीं कर सकता। एज ही में डिटरमाइन बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को कहेंगे कि आपको इतना जो है इससे कम 4000 2000 कुछ अमाउंट पे करना है, ये कंप्लेनेंट को या इन्फॉर्मेंट को, टू द अक्यूज्ड और टू ईच और एनी ऑफ देम, ठीक है। Subsection 3 says the magistrate may, by the order directing payment of the compensation under subsection 2, further order that in default of payment the person ordered to pay such compensation shall undergo simple imprisonment। अब इन्होंने यहाँ पर बात करी, हमने कह तो दिया कि तुमको 4000 रुपए भरना, मान लीजिए तुमने नहीं भरा, तुम डिफॉल्ट की कॉम्पनसेशन में, अगर कॉम्पनसेशन में डिफॉल्ट किया तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट झेलनी पड़ेगी, जो कि 30 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, ठीक है। ये डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट की बात है। ये कुछ चीजें जो मैं मार्क करी है आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसेक्शन 4 says when any person is imprisoned under subsection 3, यहाँ पर imprisonment हो गया मतलब उनका, the provisions of subsection 6 of section 8 of BNS shall so far as may be apply, तो BNS यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। Subsection 5 says no person who has been directed to pay compensation under this section by reason of such order be exempted from any civil or criminal liability in respect of the complaint made or information given by him। मान लीजिए कि वो जो महोदय थे, जो कंप्लेनेंट थे, उनको बोला गया कि आपको ये फलाना 4000 रुपए पे करने, कॉम्पनसेशन दे दिया उन्होंने, सब कुछ हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन्होंने कॉम्पनसेशन दे दिया है तो उनके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं हो सकती। भाई अक्यूज कर सकता है, उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगा, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का वो केस कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सिर्फ कॉम्पनसेशन देने से ऐसा नहीं कि वो बच गए, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी भी उनकी बन सकती है, प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट पे टू द अक्यूज्ड पर्सन। हाँ, अगर कोई अमाउंट पे किया गया अक्यूज्ड पर्सन को इस सेक्शन के अंडर, जो कि कॉम्पनसेशन का अमाउंट है, तो सच पर्सन इन एनी सब्सिक्वेंट सिविल सूट रिलेटिंग टू द सेम मैटर, बेसिकली यहाँ पर वो अकाउंट करेंगे। अकाउंट करने का मतलब होता है कि अगर सामने बैठा मैजिस्ट्रेट, अगर वो सुन रहे हैं ये बात, और कॉम्पनसेशन अगर अक्यूज को पहले से मिल चुका है, और केस किया है आपने, सिविल केस किया है या क्रिमिनल केस किया है, सिविल डिफेमेशन का केस किया है या क्रिमिनल डिफेमेशन का केस किया, आपको उन मैजिस्ट्रेट को जिसके सामने आपका केस चल रहा है बताना पड़ेगा कि मालिक हम जो है पहले इनसे कॉम्पनसेशन ले चुके, हमें कॉम्पनसेशन अवार्ड हो चुका है इस सेक्शन के अंदर, ये बताना पड़ेगा, बताना जरूरी है, ठीक है। Subsection 6 says a complainant or informant who has been ordered in the subsection 2 by a magistrate of the second class to pay compensation exceeding 2000 rupees may appeal from the order। कह रहा अगर JMSC ने 2000 से ऊपर का कॉम्पनसेशन बोल दिया देने के लिए एक्सीडिंग 2000 रुपीज, तो इस ऑर्डर से अपील हो सकती है, इस ऑर्डर से अपील करा जा सकता है। मतलब कौन अपील करेगा? कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट या आपका इंफॉर्मेंट, दोनों में से कोई भी अपील कर सकते हैं अगर 2000 से ऊपर का जो है इनको कॉम्पनसेशन देने को बोला गया है। Subsection 7 says when an order for payment of compensation to an accused person is made in case which is subject to appeal under subsection 6, अगर मान लीजिए कि कॉम्पनसेशन का पेमेंट करने को कहा गया, ऐसे केस में कहा गया है जहां पर अपील हो सकती है, यानी कि 2000 से ऊपर का मामला है, तो कॉम्पनसेशन शैल नॉट बी पेड टू हिम बिफोर द पीरियड अलाउड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ अपील हैज elapsed। ध्यान रखिएगा, ये हम जनरल प्रोविजन है, हम हर उसमें पढ़ते हैं अगर जहां पर कॉम्पनसेशन वगैरह की बात होती है और वहां पर अपील का भी होता है। मान लीजिए अगर अपील का मामला है तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि कंप्लेनेंट को जो पैसा वगैरह देना है, एक सेकंड, अक्यूज्ड को, मतलब अक्यूज को जो पैसा वगैरह मिलना है, कंप्लेनेंट तब तक वो पैसा ना दे जब तक कि अपील का टाइम खत्म नहीं हो गया। मान लीजिए 60 दिन था अपील का टाइम करने का, और अगर आपने अपील नहीं करी है तो वो 60 दिन जब खत्म हो गए तो पैसा मिल सकता है, तो पैसा आप दे दो, ठीक है, पहले जो ये बात हो गई। और अगर अपील प्रेजेंट हुई है तो उसको पहले डिसाइड हो जाने दो। मान लीजिए कि अगर वो, अब मान लो कि अगर उसने अपील करी थी आपके कंप्लेनेंट ने, और अपील में उसको जो है वो कर दिया, वो अगर केस जीत गया तो फिर देने का कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि अपील तो उसने इसलिए करी थी कि वो कॉम्पनसेशन देने से बच जाए। तो यहाँ पर दो बातें, क्या अगर उसका अपील का टाइम खत्म हो गया उसके बाद ही कॉम्पनसेशन पे करना है, अपील का टाइम खत्म हो गया है उसके बाद ही कॉम्पनसेशन पे करना है, या फिर अगर अपील प्रेजेंट करी गई थी कंप्लेनेंट के द्वारा तो वो अपील पहले डिसाइड हो जाए उसके बाद ही आपको कॉम्पनसेशन पे करना है। अगर आपको फिर से गिल्टी पाया गया, अगर कंप्लेनेंट को फिर से गिल्टी पाया गया है तो उसके बाद ही कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड वेयर सच ऑर्डर इज मेड इन केस व्हिच इज नॉट सो सब्जेक्ट टू अपील, और मान लीजिए कि एक ऐसा केस है जहां पर अपील का कोई मामला ही नहीं, भाई अगर 2000 से नीचे का मामला है, 2000 से नीचे का मामला है और अपील का कोई मतलब ही नहीं, तो कॉम्पनसेशन शैल नॉट बी पेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ। तो ये जो कॉम्पनसेशन है ये मान लीजिए 1 जनवरी को ऑर्डर हुआ था, तो यहां से लेकर के 1 महीने तक, 1 महीने बाद ही पे करना है, ये बात ध्यान रखिए। 1 महीना जब एक्सपायर हो जाएगा तभी पे करना पड़ेगा, ठीक है।
कंप्लेनेंट को। द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू समन केस एज वेल एज टू वारंट केस। इस सेक्शन की जो प्रोविजंस है वो समन्स केसेस पर भी अप्लाई होंगे और वारंट केसेस पर भी अप्लाई होंगे, ये नहीं कि सिर्फ वारंट केसेस पर अप्लाई हो रहे हैं। ये 273 इंपॉर्टेंट है। ये जो सवाल है ना सबसेक्शन 8 वाला, ये कभी कभी पूछ लेते हैं कि समन्स केस और वारंट केसेस पर भी अप्लाई होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ बिल्कुल अप्लाई होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला पॉइंट, सारी चीजें, सारे सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।